हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक को डिस्कस कर लिया था और बचे हुए टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ग्रेविटेशन से। सबसे पहले देखो, ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। कोई भी टॉपिक चलते थे तब हम लोग डिस्कस कर लेते थे, लेकिन इसको अभी क्या करेंगे, अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन का डेफिनेशन सुन लो कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज। कोई भी दो बॉडी है, between two bodies by virtue of their masses is known as gravitation। कोई भी दो बॉडी है, तो सपोज मान के चलो इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। अब ये दो बॉडी के बीच में अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है और दो बॉडी के अंदर में बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन का मतलब हम लोग सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि दो बॉडी का बीच में अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ गया? चलो अब देखो, ये सिंपली है क्या, ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन का पूरे कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में है, सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, रियल लाइफ में भी है। अगर ये ग्रेविटेशन, सपोज मान के चलो कि ये ग्रेविटेशन आपके अर्थ में ये ग्रेविटेशन का वैल्यू नहीं रहता, या तो ग्रेविटेशन नहीं रहता, ठीक है, तब क्या होता? तब आप चल नहीं पाते हो, तब आप भाग नहीं पाते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या होता था उस टाइम? अगर आपने सपोज मान के चलो जंप किया, ठीक है, आपने थोड़ा सा जंप किया, ऐसे सरफेस है, ठीक है, इसी सरफेस से आपने यहाँ पर जंप कर दिया। ग्रेविटेशन जब रहेगा तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से आप फिर से अर्थ की सरफेस में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा ना, फिर आपने ऐसे जंप किया तो इस पोजीशन में रह जाओगे। फिर यही से आपने भागने स्टार्ट किया, आप भाग नहीं पाओगे, आप रेस नहीं कर पाओगे, आप कोई काम आसान तरीके से नहीं कर पाओगे, इजीली नहीं कर पाओगे। हाँ, जरूर है ये कि आप फ्लाई कर सकते हो, जैसे आप किया है, आप हाइट में उड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप भाग नहीं पाओगे, आप कोई भी काम आसानी से कर नहीं पाओगे, आप इतने फ्लुएंटली बोल नहीं पाओगे। ये सारे जो कुछ भी हम लोग करते हैं, इसके सारे पीछे का रीजन क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, चलो अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है? शायद न्यूटन ने क्या लॉ दिया ग्रेविटेशन के लेकर। मैंने बोला ग्रेविटेशन क्या है, कि कोई भी दो बॉडी है और उसी बॉडी के बीच में जो मास है, इसी मास का क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, और इसी फिनोमेना को कहते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन बात क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance। मतलब क्या है, सपोज मान के चलो कि दो बॉडी है, जैसे दो बॉडी है, ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। इन दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है r। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है r। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ये कहते हैं कि इन दोनों का बीच में जो फोर्स होगा ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, फोर्स को किस में, F से डिनोट कर रहा है। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये दो बॉडी का मास का मल्टीप्लिकेशन से। मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, m1 इंटू m2। फर्स्ट बॉडी का मास के साथ सेकंड बॉडी का मास का दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होगा, फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात आती है कि सेकंड क्या बोला है, सिर्फ ये नहीं बोला है, और ये भी बोला है कि जो इन बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ये जो दो बॉडी का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1/उसी टर्म। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ए वेरिएस 1
डिस्टेंस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, r है, r का स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपली हम ऊपर में साफ करते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, सिंपल तो हो गया, सिंपली एफ हो गया, तो एफ वेरियस हो गया m1 m2 और एफ वेरियस हो गया 1/r²। ठीक है, अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वेरियस m1 m2 अपन r² लिख सकते हैं। क्योंकि देखो एफ क्या होगा, फोर्स जो है, फोर्स m1 और m2 मतलब दोनों बॉडी का मास के मल्टीप्लिकेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ। ठीक है, समझ गया। चलो, अब जब भी प्रोपोर्शनल आते हैं तो प्रोपोर्शनल को अगर हटा के हम लोग इक्वल करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स रूल्स है, तो सिंपल इसमें भी कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट क्या होगा, इसमें आएगा जी m1 m2 अपन r²। ये जी क्या है, ये जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना, ये जी क्या है, ये जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जैसे क्या है, दो बॉडी है, m1 बॉडी है और m2 बॉडी है और इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस अगर r है तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ये फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा जी m1 m2 अपन r²। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर आपको मास दे देगा, अमाउंट दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, तो आपको सिंपली क्या है, फोर्स निकालना है। ठीक है, समझ गया। चलो देखो, इस जी का वैल्यू भी क्या है, इस जी का वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जी का वैल्यू क्या है, जी का तो कुछ वैल्यू होगा ना, नहीं तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे किसी भी प्रॉब्लम्स को। जी का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब बताओ यूनिट क्या होगा, जी का वैल्यू निकालना है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूनिट कैसे कैलकुलेशन करोगे। अगर जी का मतलब क्या आएगा, जी इक्वल टू आएगा r² m1 m2। ठीक है, मैं आपको एसआई में यूनिट पूछा है तो क्या होगा, फोर्स एसआई में क्या होता है, न्यूटन होता है, r², रेडियस क्या होता है, मीटर होता है, तो स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर। अब m1 बोलो m2 बोलो, दोनों ही मास है और मास का किस से रिप्रेजेंट करता है, केजी से, किलोग्राम से, तो केजी हो गया, केजी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। तो ये जी का भी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये दो याद रखना है, इसको और इसको, इस फॉर्मूला से, तब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को काम करके देखो जो कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो कि इतने बड़े यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स हमारे साथ अर्थ का सरफेस के ऊपर में जो कुछ भी रहता है उनको, और अर्थ का सरफेस में दोनों का क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। इसलिए अर्थ तो घूम रहे ना, अर्थ तो मूविंग कर रहा है बहुत ही स्पीड के साथ, तो कोई भी मूविंग बॉडी के ऊपर अगर किसी भी चीज अपने रख देते हो तो क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों नहीं गिर रहा है, हम लोग इसलिए नहीं गिरा है कि हमारे साथ और ये जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के साथ दोनों का क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। सपोज मान के चलो कि ये हमारा अर्थ है, तो ये होगा अर्थ का सेंटर। आप क्या करेंगे, कोई भी बॉडी को उसके सेंटर के तरफ खींचेंगे, कोई भी बॉडी जो भी कुछ सरफेस में है उसको क्या करेंगे, या तो सरफेस के बाहर में है, क्या करेंगे, उसका बॉडी उसका सेंटर के तरफ खींचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर की, इसलिए क्या होता है। और हम भी क्या करते हैं, हमारे भी और अर्थ का दोनों का है ना ये अट्रैक्टिव फोर्स, हम भी अर्थ को खींचता है, हम भी क्या करते हैं, अर्थ को खींचता है। बात ये है कि हमारे मास अर्थ के मास से बहुत ही कम है, हम लोग कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। हमारे मास और ये जो पूरे दुनिया अर्थ का मास
दोनों का बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम अर्थ को हमारे साइड में नहीं खींच सकते और अर्थ क्या करते हैं, अर्थ का सरफेस की तरफ हम लोगों को खींच के रखता है। तो इसलिए हम लोग कुछ भी करते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ हम लोगों को खींच लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोग गिर नहीं जाते हैं। देखना ओशंस में टाइड्स आते हैं, ठीक है ना। ये टाइड्स क्यों आते हैं, क्योंकि मून और ये जो ओशंस का वाटर है, इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स, जो मून है और ओशंस का ये जो आपके वाटर है, इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है तब क्या करते हैं, मून पानी को उनके तरफ खींचने जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पानी का क्या होता है, पानी का जो हाइट है, हाइट ज्यादा हो जाता है, तो आपका क्या होता है ना, आपका टाइड्स आते हैं। तो ये जो टाइड्स आता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपकी क्या है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। इसी फिनोमेना के ऊपर काम करके हमारा टाइड्स भी है, ठीक है। चलो फिर कुछ भी मतलब दो बॉडी के अंदर में दो बॉडी के, जैसे सपोज मान के चलो कि इतने बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स में क्या होता है, चलो ये टॉपिक में ये आज थोड़ा टॉपिक डिस्कस करो, तो मुझे लगता है जितना टॉपिक आप लोगों को बता सकते हो बता देता हूँ। जैसे क्या है यूनिवर्स में क्या होता है, मिडिल में कौन रहता है, मिडिल में रहते हैं सन, ठीक है। उसको छोड़ के ऐसे क्या होता है, ऐसे ऑर्बिट रहते हैं, ऐसे ऑर्बिट रहते हैं, ठीक है। फिर ऑर्बिट में क्या रहता है, ऑर्बिट में आपको सिंपली रहता है क्या, सारे प्लेनेट रहते हैं, ठीक है। अर्थ रहता है, मरकरी रहता है, वेनस रहते हैं, नेपच्यून रहता है, ठीक है, जुपिटर रहता है, ऐसे बहुत सारे 9 प्लेनेट है, ठीक है। तो प्लूटो को अगर ले लेंगे तो अब देखो बात सुनो कि ये जो प्लेनेट है ना, ये सारे जो प्लेनेट है, ठीक है, इसी प्लेनेट के साथ सन का एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है। ये जो आपका बॉडी है, ये जो आपका प्लेनेट है, ये प्लेनेट और प्लेनेट का अंदर भी क्या करता है, एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ये ऑर्बिट कभी भी चेंज नहीं होता, इसे ऑर्बिट से कभी भी कोई भी प्लेनेट बाहर निकल नहीं जाता है। ये बहुत स्पीड में मूव करता है, ये भी बहुत स्पीड में, लेकिन क्या होता है, इनके बीच में एक क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो इसलिए इस अट्रैक्टिव फोर्स बोलो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, ये फोर्स क्या है, यूनिवर्स में भी प्रेजेंट है। यूनिवर्स में जितना भी प्लैनेट्स है, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। समझ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आया, मुझे लगता है कि ग्रेविटेशन थोड़ा सा आपको समझ में आया। देखो एक इंग्लिश मूवी है ग्रेविटी, ठीक है। अगर किसी को टाइम मिलता है 1.5 घंटा का, 1 घंटा 15-20 मिनट का मूवी है, अगर टाइम मिलता है तो देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो इसको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। इट इज द फोर्स बाय व्हिच अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। बात यही है कि ये भी एक फोर्स है। कैसे फोर्स है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अर्थ क्या करता है, उसकी सेंटर की तरफ किसी भी बॉडी को खींचता है। तो बात यह है कि इट इज द फोर्स बाय व्हिच अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जब भी दो बॉडी है, ये दो बॉडी क्या करेंगे, दो बॉडी ये चाहेंगे कि इसके सेंटर की तरफ ये बॉडी को खींचने के लिए, और ये बॉडी चाहेंगे इसी सेंटर की तरफ इस बॉडी को खींचने के लिए। तो क्या होगा, तो दोनों का बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उसी फोर्स को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया कि इट इज द फोर्स बाय व्हिच अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, समझ में आया। The acceleration due to gravity is the rate of change of velocity of a body due to gravitational force acting towards the earth. It is represented by, देखो ये acceleration due to gravity किससे रिप्रेजेंट होते हैं, स्मॉल g से। और हम लोगों को क्या बोल रहा है, g इक्वल टू क्या होगा, g m e r e स्क्वायर। ठीक है, तो g क्या है, ये g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये m क्या है, ये मी का मतलब है मास ऑफ अर्थ। ये आपका आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, समझ में आ रहा है कि ये हो गया एमी, आर ही हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, एमी हो गया मास ऑफ अर्थ। तो सिंपल क्या है, अर्थ कोई भी बॉडी को जब उसके सेंटर की तरफ जिस
फोर्स से खींचता है उसको कहते हैं क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहते हैं उसको, कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो सिंपल, ये ग्रेविटी का वैल्यू कितना है ये सबने जानते हो क्योंकि ये बचपन से करके आ रहे हो। ये ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी का मतलब ये वैल्यू है, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन का क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में करोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कुछ भी करोगे ये हम लोग सारे एसआई में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो सिंपल एक बात सुन लो कि हमारा अर्थ में ना जो ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है, अर्थ का सेंटर में के तरफ जो खींचने होता है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में किसी भी बॉडी को खींचता है इसी एक्सेलरेशन में। लेकिन यही बात है, ये हो गया अर्थ का, लेकिन ये बात जब मून का होगा ना, तो मून में एक्सेलरेशन ऑफ क्या होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते हैं 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी। मतलब क्या है, मून में हमारा जो ग्रेविटी होगा वो कितना होगा 9.8/6। मतलब क्या है कि मून का ग्रेविटी होगा जो 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस में जितना ग्रेविटी है उससे 1/6 हो जाएगा मून्स में। ठीक है, समझ गया। चलो देखो इसको बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। हाँ ये देखो, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, दी वैल्यू ऑफ जी। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहां देखने के लिए मिलता है। याद रखना अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी मिलता है। फिर आपको ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि आपको इक्वेटर में मिलता है या पोल्स में मिलता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना जब भी हम लोग मूव करते हैं इक्वेटर से पोल के तरफ तो हमारा सिंपल क्या होता है, जो ग्रेविटी जी होता है ये इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, पोल में हमारा जो जी का वैल्यू है ये रहता है मैक्सिमम, और जो इक्वेटर इक्वेटर में जी का वैल्यू होता है मिनिमम। ठीक है, समझ गया कि अर्थ का क्या होता है, अर्थ का होता है एक इक्वेटर, एक होता है पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे ये हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, और इसका सिंपली जो ये करते हो आपने जस्ट ड्रॉ करना, फिर देख लेना ये होगा क्या, ये सारे होगा इक्वेटर। ठीक है, तो सिंपली इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में कम होता है, और जो पोल्स होते हैं पोल्स में मैक्सिमम होता है ग्रेविटी का वैल्यू। ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। ये हम लोग बहुत टाइम्स डिस्कस कर लिया कि मास क्या है और वेट क्या है। वेट क्या है ये हम लोग बहुत टाइम डिस्कस किया है। मास क्या है, मास का मतलब है कि किसी मास का मतलब क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। कि कोई भी बॉडी में, ठीक है, कोई भी बॉडी में कि कितने क्वांटिटी मैटर है, कितनी क्वांटिटी मैटर प्रेजेंट है उसी बॉडी में, इसको कहते हैं हम लोग मास। ठीक है, मास को कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लेकिन वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेट है ना, ये वेट क्या है, वेट इक्वल टू फोर्स है, और जिस फोर्स में क्या है ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन के तरफ खींचता है, जो फोर्स से हम लोगों को ग्रेविटेशन की तरफ खींचता है उसी बॉडी को, ये होता है हमारा क्या है वेट। ठीक है, सपोज आपका एम इक्वल टू, अगर एम इक्वल टू आपका सिंपली 6 kg है, अगर आपका मास 6 kg है तो आपका वेट कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जी को इक्वल टू 10 मान लेते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 60 kg। आपका 60 क्या होगा, 60 हो जाएगा, ये होगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली आपका हो जाएगा वेट इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
सिंपली आपको मास इंटू ग्रेविटी कर देना, फिर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके कितना होगा, ये होगा आपका वेट। वेट भी क्या है, एक फोर्स ही है जो आपको खींचता है, ठीक है। चलो ये सेंटर की तरफ, तो सिंपली देखो, अब टॉपिक तो बाद में है, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ लीड, ठीक है। अब देखो सिंपल एक बात मैंने बोल देता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा जो मून्स का कंसेप्ट। कोई भी बॉडी का, ठीक है, सपोज अर्थ में 60 केजी है उसका वेट, तो जैसे वो उसने क्या करेंगे, जैसे उसने सपोज मान के चलो कि मून में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो मून में जाने के बाद उसको सिंपली जो वेट होगा, ये वेट कितना होगा, उसको वेट कितना होगा, सिंपली सपोज मान के चलो कि किसी भी अर्थ में उसका वेट है 60 केजी, ठीक है, तो सिंपली उसका जो मून में होगा, मून में कितना होगा, मून में हो जाएगा 1/6, मतलब क्या है 10 केजी। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेट का मतलब है मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी है उसका वेट का। लेकिन क्या होता है, जब मास का तो कुछ चेंज नहीं होगा, बॉडी में जितना क्वांटिटी है, बॉडी में जितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, चाहे उसको मास में लेके जाओ, या तो जुपिटर में लेके जाओ, या तो प्लूटो में लेके जाओ, उनमें कुछ फर्क नहीं आएगा, उनमें चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आपका ग्रेविटेशन में। ग्रेविटी जिसमें ज्यादा होगा उसमें उसका वेट ज्यादा होगा, जिसमें ग्रेविटी कम होगा उसमें उसका वेट कम होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, उसका जो वेट होगा, उसका वेट मून में क्यों कम होता है, क्योंकि मून में ग्रेविटी क्या होता है, 1/6 ऑफ अर्थ हो जाता है। तो सिंपली बात है, जब 1/6 ऑफ अर्थ हो जाएगा ग्रेविटी, तो सिंपली उसकी टोटल वेट में इफेक्ट भी आएगा 1/6। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1/6, अगर मून में किसी का इसमें 6 केजी है, तो सिंपली मून में आपको मिलेगा 1 केजी, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैसे, देखो सेंटर ऑफ मास हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इट is that point at which the whole weight of the body appears to act। मैंने प्रीवियस क्लास में जिस दिन पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब था कि उसी बॉडी में ऐसा एक पॉइंट होगा, पूरे बॉडी का जो मास होगा उसी में एक्ट करेगा, ठीक है। सिंपली सेंटर ऑफ वेट का मतलब है कि उसी बॉडी का ऐसा एक पॉइंट होगा जिस पर पूरे बॉडी का जो वेट होगा उसमें लगेगा कि इसमें एक्ट हो रहा है, appears to act, ठीक है। सिंपली अब देखो सिंपल क्या है, ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में हम लोग देखा था कि किसी भी बॉडी अगर सॉलिड है तो उसका जियोमेट्रिक फिगर में जो सेंटर है वही सेंटर रहेगा, अगर उसका सिंपली कुछ होल है तो सिंपली क्या होगा, उसका आउटसाइड में होगा। तो सिंपल बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड में भी हो सकते हैं, एज इट इज सेंटर ऑफ मास। उसमें से मास रहेगा उसी पॉइंट में, इस पॉइंट में सारे के सारे पूरे बॉडी का जो ग्रेविटी है उसी पॉइंट में एक्ट करेगा, ठीक है। एपियर्स टू एक्ट, समझ गया। चलो आप नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे। वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, ये बहुत ही अच्छे से समझो। देखो वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट में सिंपल बात है कि जब लिफ्ट, कोई भी लिफ्ट है, ठीक है, ये कोई लिफ्ट है, इसके अंदर इंसान रहता है, ठीक है, तो ये लिफ्ट जब आपको डाउनवर्ड आएगा या तो अपवर्ड जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस लिफ्ट का यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर क्या करेगा, लिफ्ट चलेगा ना, तो कोई मूवमेंट। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। प्रीवियस मतलब क्या है, जब हम लोग स्पीड पर रहते तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो आपको टाइम, जो जितना डिस्टेंस कवर करता है जितना टाइम में, वो नेक्स्ट डिस्टेंस भी उतना ही टाइम में कवर करेंगे। मान के चलो कि सिंपली ये डिस्टेंस है
फर्स्ट 1 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी कवर करेंगे 10 मिनट में, फिर उसके बाद भी 1 किलोमीटर कवर करेंगे 10 मिनट में। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। मतलब क्या है, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस और इंटरवल ऑफ टाइम अगर आपका सेम है तो हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो सिंपल बात है, जब कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो सिंपली बात है कि लिफ्ट के अंदर में जो भी एफरेंट रहेंगे या आपकी इंसान रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, तो उसी बॉडी का फील क्या होगा, जो उनका एक्चुअल वेट है वही उसका ट्रू जो वेट है वही वेट उनको फील होगा। ठीक है, ना तो उसको ज्यादा होगा ना तो उसको कम होगा। सपोज बात क्या है, अगर उसका 10 केजी वेट है तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर चलेंगे तो उसका वेट जो होगा 10 केजी होगा। ठीक है, ट्रू वेट के साथ उसको मैच होगा। अब बात है कि सिंपल जब लिफ्ट, अगर लिफ्ट मान के चलो, अगर लिफ्ट आपका क्या है एक्सेलेरेशन में है, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन। सिंपल बात क्या है, अगर एक्सेलेरेशन से ऊपर में जा रहा है, ठीक है, एक्सेलेरेशन से ऊपर में जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपली होगा कि बॉडी क्या करेंगे, इसको जो अंदर में रहेंगे उसमें क्या करेंगे, जो एक्चुअल ट्रू वेट है ना, ट्रू वेट से उसने क्या करेंगे, उसने उसको फील करेंगे कि उसका मोर वेट है। ठीक है, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट। अपरेंट जो कुछ भी रहेगा, जो अंदर में रहेंगे, उन्हें ये लगेंगे कि उनका वेट ज्यादा है अगर लिफ्ट आपका एक्सेलेरेशन से ऊपर में चलता है। बात यह है कि अगर एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आते हैं तो एक्सेलेरेशन के टाइम में जब नीचे की तरफ आएंगे तो बॉडी जो अंदर में होंगे उसको क्या लगेंगे, उसको ये लगेंगे कि उसके वेट क्या है, कम है। एक्चुअल जो ट्रू वेट है ना उससे उसका वेट कम है। जब भी एक्सेलेरेशन से आएंगे, सीधी बात है ना कि एक्सेलेरेशन से आएंगे फिर ग्रेविटेशन भी कम करेंगे, तो ग्रेविटेशन का एक हो गया, फिर इसका एक्सेलेरेशन में लिए उसके लिए भी कुछ एक आपके पास आएगा, तो टोटल फोर्स क्या होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसने क्या होगा, इस टाइम इसको ये लगेगा कि इसका बॉडी क्या है, इसका बॉडी सिंपल क्या है, इसका बॉडी हल्का है। ठीक है, उसका ट्रू वेट से इस कंडीशन में लगेगा। ठीक है, तो सिंपल, और ऊपर में टाइम में क्यों लगेगा उसका भारी, क्योंकि एक्सेलेरेशन सपोज मान के चलो कि यहाँ पर है 20 मीटर से जा रहा है, नहीं चलो कुछ भी मान के चलो 5, ठीक है 5, और आपका ग्रेविटेशन क्या है 10, अप्रोक्सीमेटली 10, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलेरेशन से जा रहा है, फिर ग्रेविटेशन इधर ही काम करेगा, ग्रेविटी। ठीक है, फिर उसका एक्चुअली डिफरेंस कितना आएगा, 10 - 5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या होगा, डेफिक्ट होगा, जो नीचे की तरफ खींचेगा। तो इसलिए लगेगा उस बॉडी का क्या है, वेट उसको ज्यादा है। और जब दोनों ही सेम साइड में काम कर रहे हैं तब लगेगा इसको क्या है ना, इसमें उसका वेट क्या है, थोड़ा लेस है। देखना कभी भी जैसे कहीं पर जाते हो, प्रोग्राम होता है, फंक्शंस होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे राउंड टाइप का क्या होता है, एक राउंड टाइप का घुमाने वाला होता है ना, जहां पर बंदे सबने घूमते हैं। ठीक है, सर्कस मर्कस में देखते हो, तो फिर क्या होगा, अगर इसमें कभी भी चले हो तो जब आप लोग नीचे की तरफ आते हो ना, तो नीचे की तरफ आने के टाइम आपको लगेगा कि आपका वेट बहुत ही है, तो बहुत जल्दी आप लोग नीचे की तरफ आ जाते हो। ठीक है, ऊपर में जाने के टाइम डर नहीं लगता जितना डर लगता है नीचे आने के टाइम। तो क्या होता है, क्योंकि उसमें एक एक्सेलेरेशन है, फिर आपका ग्रेविटेशन है, क्या है, मतलब आपको ज्यादा फोर्स आपको महसूस हो रहा है, उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है ज्यादा लग रहा है, तो आपको फील होगा ये कि आपका वेट क्या हो रहा है, कम हो गया। ठीक है, समझ गया। चलो, ये लिफ्ट का सारे जो कुछ भी बोल रहे हो, अभी तक 3 मैंने बोला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, एक होता है एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। आप है मेन एक कंसेप्ट जो क्या है, सिंपल बात है कि अगर सपोज मान के चलो, देखना कि लिफ्ट है, ठीक है, सपोज मान के चलो ये लिफ्ट है, और लिफ्ट को क्या करता है, इसी बेल से दोनों ऐसे क्या करता है, रस्सी से या तो रॉड से लगा रहता है, फिर ये धीरे धीरे नीचे आते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलो ये टूट गया, फिर क्या होगा, ये इंस्टेंट उसी टाइम नीचे आ जाएगा, फिर उसी टाइम इसने नीचे आ जाएगा। इस कंडीशन में जो अंदर में रहेंगे उनको क्या होगा, मरेंगे बचेंगे ये तो बात की बात है, उनको क्या फील होगा, उनको फील होगा वेटलेस। उसी कंडीशन में सपोज मान के चलो ये टूट गया, और टूट जाने के बाद ये तो नीचे की तरफ भी गिर जाएगा, फिर इसको लगेगा अंदर में जो कुछ भी रहेंगे उसको फील होगा वेटलेस, या तो बोल सकते हो कि उसका वेट 0 फील होगा, 0। ठीक है, इसी कंडीशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो एक आता है लिफ्ट वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो लिफ्ट है, बात क्या है
कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज्यादा स्पीड में आपका अगर नीचे की तरफ ज्यादा स्पीड एक्सेलरेशन में अगर आपको नीचे की तरफ आ रहा है, सपोज मान के चलो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन, ये इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 10 मान लेते हैं, और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी कंडीशन में क्या होगा? देखो लीप तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंदर में जो कुछ भी रहेंगे, जो इंसान रहेंगे, उसने क्या 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नीचे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनमें जो अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नीचे आएंगे, लेकिन ये लीप 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नीचे आएंगे। अब बात क्या है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो आएंगे ये नीचे, लेकिन अंदर में क्या है, इतना स्पीड में नहीं आ पा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएंगे। तो सिंपल बात है, लिफ्ट के अंदर जो कुछ भी रहेंगे, ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये होगा क्या, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा, स्पीड में आएगा। फिर क्या होगा, इसका सिर क्या होगा, ऊपर में लगेगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे होगा, मतलब अंदर में जो रहेगा ये मर जाएगा। सीधी बात ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर ज्यादा एक्सेलरेशन से आते हैं, ग्रेविटेशन से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर नीचे की तरफ आते हैं, तो ऊपर में जो बंदा रहता है ना, जहां पर खड़े रहता है, वो खड़े नहीं रहेंगे, ऊपर में जो रूफ होता है ना, उसी रूफ में उसका ये हेड टच हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो मैंने समझाया क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, ग्रेविटेशन 10 मीटर, तो अंदर में जो आएंगे ये तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड में आएंगे, लेकिन क्या होगा, ये लिफ्ट क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये जितना आएगा उसके डबल में क्या है, लिफ्ट पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये तो ऊपर की तरफ भाग, देखो ये अगर खाली रहेगा तो बात सही है, ये लोग निकाल जाएंगे, और निकल जाने के बाद फिर से ये लोग गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पर रूफ रहते हैं, ठीक है ना, रूफ रहता है, तो इन लोग ऊपर जाएंगे, फिर यहीं से लगेगा, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर जाए लागे, फिर आए, मतलब क्या है, उन लोगों का जो हेड है, ये हेड का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया हमारा लिफ्ट का केस, और ये 5 कंडीशन मैंने बताया, 5 कंडीशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिफ्ट का केस में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सैटेलाइट। अब बात करेंगे हम लोग सैटेलाइट के बारे में कि ये सैटेलाइट क्या है। देखो मैंने प्रीवियस जब पढ़ाने स्टार्ट किया था तब मैंने एक किया था कि ये बीच में है सन, उसके साइड में क्या है, उसके साइड में क्या है, प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट है। तो सिंपल बात है कि सन और प्लेनेट है, तो इनमें दी हेवनली बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो बॉडी क्या करते हैं, सन को मिडिल में रखते हुए घूमते हैं, इस बॉडी को कहते हैं प्लेनेट, ठीक है। अब सिंपल बात है कि प्लेनेट को घूमते हुए दी heavenly body which revolves around the planet is called satellite। मतलब क्या है कि प्लेनेट को रिवर करके, प्लेनेट को मानते हुए अगर प्लेनेट के बाहर जो घूमते हैं, इनको कहते हैं सैटेलाइट। मतलब क्या है, सैटेलाइट प्लेनेट को देखते हुए प्लेनेट के बाहर घूमते हैं, समझ में आ रहा है। सन के पूरे आसपास में घूमते हैं प्लेनेट, और प्लेनेट के आसपास में घूमता है सैटेलाइट, ठीक है, और उसी सैटेलाइट से हम लोग उसी प्लेनेट का बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया। जैसे देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया के पास भी सैटेलाइट है जिसमें हम लोग टीवी का सिग्नल आता है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो ये इनसेट 2B, इनसेट 2C, जैसे क्या है इनसेट 2B या तो इनसेट 2C, ये सारे सैटेलाइट इंडिया का है जिसमें हम लोग वो टीवी सिग्नल भेजता है, सब कुछ सिग्नल भेजता है, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये भी सैटेलाइट है हमारा इंडिया का खुद का, ठीक है। चलो अब सिंपल देखता है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। देखो ऑर्बिटल स्पीड, ये स्पीड कितना होगा, ये जो ऑर्बिट में घूमता है, ये ऑर्बिटल स्पीड क्या है सैटेलाइट की, इसको कैसे है, ये इंडिपेंडेंट है मास के ऊपर एंड डिपेंड करता है उसके रेडियस के ऊपर, क्योंकि जो ऑर्बिटल स्पीड का, जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सिंपली है v नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी आर।
रूट ओवर ऑफ जी आर ये है। तो सिंपल क्या है, इसमें मास नहीं आता है, लेकिन इसमें रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ऑर्बिटल का रेडियस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, अब दी ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो याद रखना है ये भी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दी ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के आसपास में जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड कितना है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, चलो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सैटेलाइट में भी होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी रहेगा किसी भी एनर्जी में। ठीक है, अब सिंपल बात है कि काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जी एम ई, और सिंपल क्या होता है जी एम ई कैपिटल स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब सिंपली है कि मास ऑफ सैटेलाइट और 2r रेडियस प्लस, देखो पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स रहते हैं। देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है, क्योंकि सैटेलाइट मोशन में रहता है। और एक बात क्या है, जो हमारा अर्थ का और सैटेलाइट का इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, तो मतलब क्या है फिक्स रहता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, माइनस जी एम ई एम आर ई। अब बात आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों हुआ, क्यों माइनस साइन हुआ, माइनस साइन इसलिए होता है ये सैटेलाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी, इसलिए होता है कि ये जो आपका सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट कैन नॉट एस्केप मतलब क्या है, उसी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकता है फ्रॉम दी अर्थ ग्रेविटी, जो अर्थ ग्रेविटी है उसी सपोज मान के चलो इसमें अर्थ है, उसी साइड में क्या है आपको सैटेलाइट घूम रहे हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी इसलिए माइनस होता है क्योंकि क्या होता है ना, अर्थ की सरफेस का जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसको छोड़ के ये सैटेलाइट और किधर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। तो फिर इसलिए हम लोगों को जो सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी है उसको नेगेटिव मानता है। अगर पॉजिटिव होता तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इससे कम ज्यादा होगा तो ये छोड़ के चल जाएगा, स्किप कर देते। ठीक है, यही ऑर्बिट से निकाल जाते थे, लेकिन इसमें कंडीशन में क्या है, निकाल नहीं पाते, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं। दी सैटेलाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दी अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एम क्या है, ये स्मॉल एम क्या है, ये स्मॉल एम है मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, और ये सिंपल एम की ए किया है अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ, और ये भी मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। और इसको जैसे सॉल्व करोगे, इसको जैसे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है ये जी एम ई एम आर, ठीक है, जी एम ई एम 2r। याद रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना, जी एम ई एम अपन 2r। ठीक है, समझ गया। चलो अब एक क्वेश्चन है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी ये भी एक टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब यह है कि ये एक मिनिमम वेलोसिटी है। मिनिमम वेलोसिटी क्या है कि अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी के ऊपर की तरफ फेंको तो वो बॉडी क्या होता है, नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। लेकिन एस्केप वेलोसिटी यह है कि मिनिमम एक आपके पास फोर्स होना चाहिए, मिनिमम एक वेलोसिटी होना चाहिए जिसमें आप किसी भी बॉडी को थ्रो करोगे या तो किसी बॉडी अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ चला जाएंगे और ये जिंदगी में कभी भी और वापस नहीं आएंगे, जिस वेलोसिटी से निकाल जाएंगे, मिनिमम जिस वेलोसिटी से, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसी वेलोसिटी से अगर उसी बॉडी को या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ जाएंगे अर्थ की सरफेस की अगेंस्ट में, और ये इतना बाहर चला जाएंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड का बाहर चला जाएंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड का बाहर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये कभी भी और वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको
क्लास स्टार्ट करने का पहले बोल दिया कि अगर ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो आपने अगर सिंपल जाम किया तो आप यहीं पर रह जाओगे, आपने फिर इससे जाम किया तो यहीं पर रह जाओगे, आप नीचे की तरफ नहीं आ सकते हो। तो बात ये है कि इतना वेलोसिटी है इसका कि इस वेलोसिटी से अगर थ्रो करोगे तो ये वापस कभी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी भर कभी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, वी इक्वल टू क्या है? 2g m अपन r। ठीक है, और सिंपल हम लोग स्मॉल g इक्वल टू क्या मिला था? स्मॉल g इक्वल टू मिल गया था हम लोगों को, क्या है? स्मॉल g इक्वल टू क्या मिला था? स्मॉल g इक्वल टू मिल गया था, अच्छा स्मॉल g इक्वल टू मिला था gm/r²। ठीक है, ये याद रखना स्मॉल g इक्वल टू। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस में हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है, 2gem/r। ठीक है, तो देखो अब क्या है, gem और r² मतलब सिंपली बात है कि 2gr। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इजीली हम लोग बोल सकते हैं ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब एस्केप वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड में अगर किसी भी बॉडी को आपने थ्रो कर सकते हो, आपके पास ये पावर है, तो ये बॉडी देखना बिल्कुल अब जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगा, अगर इस स्पीड में, अगर इस वेलोसिटी में अगर आपने थ्रो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो एक टॉपिक और है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने ये बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ठीक है, समझ गया? तो ब्लैक होल का मतलब है कि ब्लैक होल ना ऐसे एक प्लेस होता है। ठीक है, सपोज मान के चलो ये कोई ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल ऐसा एक प्लेस है जहां पे ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्या है, इतना ही स्ट्रांग है, कोई भी पार्टिकल्स बोलो या तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियन बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी इस फील्ड से वापस नहीं जा सकते। मतलब इसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल जो आपके पास एक्सीलरेशन है या तो स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी चीज अगर पास करते हैं इसी फील्ड से तो उसको क्या करते हैं? वापस की तरफ खींच लेते हैं, उसके तरफ खींच लेते हैं। तो कोई भी चीज जो भी कुछ इधर से पास होगा ना, ये कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास ग्रेविटेशनल जो आपके पास फील्ड है, या तो बोलो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल में आपका ग्रेविटेशनल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो तो ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया। अब लगता है फिर से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हमारा सारे बेसिक जो कंसेप्ट है आज यहाँ पर खत्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या स्टार्ट करेंगे? इलास्टिसिटी को स्टार्ट करेंगे, फिर हाइड्रोस्टैटिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आप व्हाट्सएप जहां भी आपको फ्रेंड का सर्कल है, जहां भी आपको मौका मिलेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।